ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कानपुर भारतवर्ष के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 75 से 80 किलोमीटर दूर पश्चिम स्थित यह नगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इस शहर की स्थापना सचेंदी राज के राजा हिंदू सिंह ने की थी। यहाँ एक तरफ आप शहर की चकाचौंध से मुखातिब होंगे और दूसरी तरफ उन अनकहे और अनसुने किस्सों से जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि दूसरी दुनिया का अस्तित्व हमारे बीच ही है। यूँ तो कानपुर शहर के कई ऐसे स्थान हैं जो ऊपरी शक्ति के साए में पाए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उस फेमस जगह की जो लोगों का पसंदीदा सेल्फी और पिकनिक पॉइंट का हब माना जाता है। सही समझे आप, हम बात करने जा रहे हैं कानपुर शहर के गंगा बैराज की। चार दोस्त अर्जुन, तन्मय, विक्रम और सुमित ने तन्मय के जन्मदिन के इस खास मौके पर गंगा बैराज से करीब 500 मीटर आगे एक छोटे से मैगी पॉइंट पर सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया। ये मैगी पॉइंट चारों दोस्तों का फेवरेट टाइम पास स्पॉट हुआ करता था। दुकान के मालिक से उनकी अच्छी दोस्ती थी। तारीख थी 30 नवंबर 2023 और मैगी पॉइंट पहुंचते पहुंचते उनको रात के 3 बज गए। मैगी पॉइंट बंद था, लेकिन उसके बाहर ही एक पत्थर की टेबल थी, तो चारों दोस्तों ने वहीं सब इंतज़ाम कर लिया। केक, कैंडल्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वो अपने अपने साथ पहले से ही लेके आए थे। आगे कहानी बताने से पहले आप सबको मैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही इन्हीं में से एक दोस्त के जानने वाले की ऑथेंटिसिटी पे ही इस घटना की फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो कितनी सच्ची है या कितनी झूठी, इसका दावा मैं नहीं करता। चांदनी रात में वो चारों दोस्त उस सुनसान रोड के किनारे मोबाइल फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में केक काट पंजाबी संगीत में थिरक रहे थे। सुमित, जो सबसे सीधा और साफ दिल का था, अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तभी उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे तन्मय के पीछे काले कपड़ों में खड़ी एक औरत को देखा। सुमित ने उसी तरफ देखते हुए अपने दोस्तों से घबराते हुए कहा, यार मैंने यहाँ एक औरत की छाया देखी है। अर्जुन हंसते हुए बोला, कोई तुम्हारी पुरानी चाहने वाली होगी सुमित। विक्रम अर्जुन को चुप कराते हुए बोला, छोड़ना यार तू भी। तन्मय मुस्कुराते हुए बोला, सुमित तू बस कर यार, हवा में बनी हुई औरतें देखता रहेगा क्या, चल डांस करते हैं। फिर एक और आवाज़ हुई और इस बार सुमित को वो औरत साफ साफ दिखाई दी और विक्रम ने भी अब की बार उस साय को देखा। उस साय को देखते ही विक्रम सब छोड़ के भागा और उसको भागता देख सुमित के हाथ से फोन वहीं छूट गया और वो भूत भूत चिल्लाते हुए विक्रम के साथ साथ भागा। अर्जुन और तन्मय ने विक्रम और सुमित को भागता देख ज्यों ही पीछे मुड़ को देखा तो वो दोनों जहां थे वहीं पत्थर हो गए। अर्जुन की एक जोरदार चीख निकली और वो वहीं जमीन पे गिर गया और दूसरी तरफ तन्मय का मुंह खुला का खुला ही रह गया। दौड़ते हुए सुमित ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको मैगी पॉइंट पे ना तन्मय दिखा, ना अर्जुन और ना ही वो काला साया। दौड़ते हुए वे कुछ 500 मीटर दूर पुलिस पिकेट पर पहुंचते हैं और पुलिस कर्मियों को पूरी घटना बताई। पुलिस वाला, तुम दोनों नशे में होकर ये सब कह रहे हो। विक्रम थोड़ा डरते हुए और झुंझलाते हुए बोला, नहीं हम बता रहे हैं, वहां एक भूत था। पुलिस वाला बोला, ठीक है चलो हमारे साथ और दिखाओ वो भूत और तुम्हारे दोनों दोस्त। पुलिस वाला विक्रम और सुमित के साथ मैगी पॉइंट पर पहुंचता है जहां ये सारी घटना हुई थी। उन्होंने देखा कि तन्मय और अर्जुन वहीं जमीन पर गिरे हुए हैं। अर्जुन की बॉडी थोड़ी कपकपा रही थी, मानो वो किसी शॉक में था।
और पुलिस वाले ने जब तन्मय की नब्ज चेक की तो उसने सुमित और विक्रम की ओर देखते हुए कहा, यह मर चुका है। पुलिस वाले ने तुरंत वायरलेस पे खबर दी और घटनास्थल पे एक एम्बुलेंस बुलवाई। पुलिस वाले ने सुमित की ओर होते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त की मौत का क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चारों के बीच किसी बात को लेकर हाथापाई हुई हो और उसी हाथापाई में इसकी जान चली गई? सुमित कांपते हुए स्वर में बोला, नहीं सर, हमारी बात पे भरोसा कीजिए। यहाँ एक काले साये में किसी औरत का भूत था, हमने अपनी आंखों से देखा है। चाहे तो आप मेरा फोन चेक कर लीजिए, फोन में आज की पार्टी और उस काले लिबास वाली भूत की फोटो भी है और वीडियो भी। अच्छा, तो दिखाओ अपना फोन, पुलिस वाले ने सुमित से शक के लहजे में बोला। सुमित अपने फोन हर जेब में चेक करता है, लेकिन उसको फोन नहीं मिलता है। उसको याद आता है कि डर के मारे भागते हुए उसके हाथ से फोन वहीं छूट गया था। सुमित ने अपने फोन को ढूंढना शुरू किया और कुछ ही देर में उसको अपना फोन मिल भी गया। फोन को उठाते हुए सुमित बोला, ये देखिए सर, ये वीडियो। सुमित पुलिस वाले को अपने मोबाइल पे वीडियो दिखाते हुए बोला। वीडियो देख के पुलिस वाला भी चौंक गया। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी पुलिस की 15 साल की सर्विस में ऐसा ना कुछ देखा ना सुना। मैं नहीं मानता कि भूत वूत कुछ होता है। जब तक मैं ये नहीं पता लगा लेता कि यहाँ क्या हुआ है, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। विक्रम रोते हुए बोला, हमारा यकीन कीजिए सर, सच में हमने भी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है। हमने अपने दोस्तों को नहीं मारा है सर, हमारा यकीन कीजिए। एकदम से मैगी पॉइंट के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। पुलिस वाले ने कड़क आवाज में बोला, कौन है वहां? सामने आओ, मेरे पास बंदूक है, एक झटके में तुझे यही मार गिराऊंगा। पुलिस वाले के कहने पे वो आवाज और तेज हो गई। हर तरफ मानो मनहूसियत सी छा गई हो। सुमित घबराते हुए बोला, सर आप कुछ ना बोलिए, मेरी बात मानिए, निकलते हैं यहां से। पुलिस वाला गुस्से में सुमित से बोला, चुप हो जाओ, मैं तुम दोनों की बातों में नहीं आने वाला। ये कहते हुए पुलिस वाले ने अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली और उस आवाज का पीछा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और पुलिस वाला जमीन से कुछ 2 या 3 फीट ऊपर उठा और वहीं गिर पड़ा। पुलिस वाला अपने आप को संभालते हुए उठा और दोनों लड़कों की तरफ भागते हुए बोला, निकलो यहां से, यहां कुछ है। ये कहते हुए पुलिस वाले ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। सुमित और विक्रम, जो पहले से ही डरे हुए थे, दौड़ के उसकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गए। पुलिस वाले ने फुल स्पीड में मोटरसाइकिल दौड़ा दी। वो तीनों मैगी पॉइंट से कुछ 200 मीटर ही आगे निकले होंगे कि तभी उनको एक एम्बुलेंस और पुलिस की 2 जीप आती हुई दिखाई दी। पुलिस वाले ने अपनी मोटरसाइकिल साइड में लगाई और एम्बुलेंस और बाकी गाड़ियों को हाथ दिखाते हुए रोका। एक सीनियर गाड़ी से उतरा और पुलिस वाले को देख के बोला, क्या हुआ यादव, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा वायरलेस मिला था कि किसी की जान चली गई है और तुम यहाँ बीच रोड पे खड़े हो। जहन साहब, पुलिस वाले ने अपने सीनियर को सैल्यूट करते हुए कहा, साहब ये दोनों लड़के मेरे पास भागते हुए बदहवास हालत में आए थे और बताया कि किसी भूत ने इनके दोस्त की जान ले ली है। क्या आप बकवास कर रहे हो यादव? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? तुम एक पुलिस वाले होके ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो? पुलिस वाला बस अपना सर नीचे झुका के खड़ा रहा। उसके बाद सब घटनास्थल उस मैगी पॉइंट पे पहुंचे। एम्बुलेंस में आए एक डॉक्टर ने तन्मय और अर्जुन को चेक किया तो अर्जुन को थोड़ा होश था, लेकिन तन्मय अपना दम तोड़ चुका था। तन्मय की डेड बॉडी अर्जुन के साथ कानपुर के सरकारी अस्पताल में भेज दी गई। वहीं हेड कांस्टेबल यादव ने सुमित के फ़ोन की वीडियो अपने सीनियर्स को दिखाई। पहले तो यादव के सीनियर्स को यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने यादव को सुमित और विक्रम के बयान दर्ज करने को बोले और उसके बाद जीप में बैठ वापस अपने थाने चले गए। अर्जुन को पूरे 4 दिन के बाद होश आया और सुमित आज तक उस खतरनाक मंजर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाया। मेरी सारी संवेदनाएं तन्मय के परिवार के साथ हैं। ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी अफवाह, ये मैं आप सब पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक किसी के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं बीतती है, वो कभी उस दुख, दर्द और डर के एहसास
को नहीं समझ सकता। तो इसी के साथ हम चलते हैं कानपुर की एक और कहानी की ओर, जो लिख भेजी है मुझे मिस आरती शर्मा ने, जो कानपुर के एक जाने माने सरकारी हॉस्पिटल के बर्न यूनिट की हेड नर्स हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कोई मदद करो प्लीज़। मुझे लगा मैंने उसको खो दिया है और उस एक रात ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं अपने भाई को खो चुकी थी। मेरा नाम आरती है और ये है मेरी कहानी। कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जाना माना और सबसे पुराना सरकारी हॉस्पिटल। 960 एकड़ में फैला ये हॉस्पिटल ना जाने कितनी ज़िंदगियां बचा चुका है और साथ ही कितनों ने ही अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें यहाँ ली हैं। खैर, जितनी ज़िंदगी लिखी होती है वो उतना ही जीता है। मैं हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में हेड नर्स के पद पे काम करती हूँ। मैं अपनी माँ और छोटे भाई विनीत के साथ रहती हूँ। कुछ साल पहले ही हमारे पापा की डेथ के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे आ गई थी। हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, मेरी दुनिया, दोस्त, परिवार सब यही हैं। बात 1 दिसंबर की शाम की है। मोनू, अजय, एजाज और मैं सोनू की सरप्राइज बर्थडे पार्टी पे बात कर रहे थे। आरती दी, हमें लगता है कि हमें सोनू का जन्मदिन साथ मनाना चाहिए। अजय ने कंप्यूटर पे डेटा चेक करते हुए बोला। हाँ, उसको स्पेशल फील होना चाहिए। दिन भर चक्कर घिन्नी की तरह काम करता रहता है और हमारे अलावा उसका कोई है भी नहीं। मैंने खुश होते हुए अजय की बात का जवाब दिया। तो हम कहाँ मनाएं उसका बर्थडे? ना हमको फुर्सत है ना उसको। उसकी ड्यूटी कल सुबह 8 बजे ख़त्म होगी और हमारी ड्यूटी भी अलग अलग टाइम पे ख़त्म होगी। मोनू ने मुझसे पूछा। हम बर्न यूनिट के पीछे वाले लॉन में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। वहाँ चुपचाप सबको बुला लो और मैं एक केक का ऑर्डर दे देती हूँ, मैंने खुश होते हुए बोला। एकदम से वार्ड में सोनू आ गया और उसे देख के सब लोग ऐसे दिखाने लगे कि हम अपने अपने काम में बिजी हैं। आप सबको क्या हो गया? मुझे देखते ही चुप क्यों हो गए? मैंने कुछ किया है क्या? सोनू ने हम सबसे बोला। अरे नहीं सोनू भाई, सब दुरुस्त है। तुम कोई गलती करोगी भी क्यों? सबसे मेहनती कर्मचारी तो आप ही हो यहाँ के। एजाज मजाक करता हुआ सोनू से बोला। सोनू एजाज को चतुराई भरी नज़रों से देखता हुआ वार्ड से बाहर आ गया। आज बर्न यूनिट में एक इमरजेंसी केस आया। पेशेंट की उम्र लगभग 30 से 35 साल की रही होगी। उसको सिवियर बर्न हुआ था, लगभग 90% बॉडी का चल गया था। सारा स्टाफ और डॉक्टर उसको ट्रीट करने में लग गए, लेकिन हमारी बदकिस्मती कहिए या उस लड़की की, वो मौत को हरा नहीं पाई। सारे वार्ड में अजीब सा सन्नाटा और मायूसी छाई थी। खैर, जिसको जाना था वो चला गया। रात के तकरीबन 1 बज गए थे। एजाज मेरे पास आया और बोला, दी, सोनू की बर्थडे पार्टी है, भूल तो नहीं गई आप? बताइए क्या करना है? एजाज की आवाज़ सुन के मैं जैसे नींद से जागी और बोली, हाँ क्या? ओह हाँ, सोनू की बर्थडे पार्टी। एजाज, तुम कैंटीन के फ्रिज में से सोनू का बर्थडे केक ले आओ और सीधे लॉन में पहुंचो, मैं बाकी सबको लेके आती हूँ। ठीक है दीदी बोल के एजाज कैंटीन की तरफ चल दिया। इधर मैंने मोनू और अजय को सोनू को लॉन में लेके आने को कहा और खुद लॉन में टेबल और चेयर का इंतजाम करने चली गई। कुछ 10 मिनट में ही सारी सेटिंग करके मैंने मोनू को मैसेज करके लॉन में आने को कहा। मोनू सोनू की आंखें बंद करके लॉन में ले आया। अरे भाई, मेरी आंखें काहे बंद कर रखी हैं? कहाँ ले जा रहे हो? अम्मा बख्श दो मुझे, गलती क्या हुई थी मुझसे, क्या इसे ले जा रहे हो? सोनू थोड़ा असमंजस में बोला। अम्मा, तुम अपनी ये तोते जैसी चोंच को बंद रखो, अभी पता चल जाएगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। अजय ने सोनू को थोड़ा डांटते हुए बोला। लॉन के बीचों बीच टेबल पे बर्थडे केक रखा था और उस पे जल रही कैंडल्स माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थे। मोनू ने जैसे ही सोनू की आंखों से अपने हाथ हटाए तो वैसे ही हम सब ने एक साथ बोला, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे सोनू। सोनू केक देख के चौंक पड़ा और जब हमने उसको जन्मदिन की बधाइयाँ दी तो खुशी के मारे उसकी आंखें नम हो गईं। सोनू ने केक काटा और सबसे पहले मेरे पैर छूते हुए मुझे केक खिलाया। मैंने भी उसको आशीर्वाद देते हुए एक रिस्ट वॉच गिफ्ट में दी। सोनू बोला, अरे दीदी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत है सोनू भैया, मैं बोली।
ज़रूरत इसलिए है कि तुम सारा दिन कभी एक वार्ड से दूसरे वार्ड में काम करते रहते हो और अब तुम अपना हर काम टाइम से कर लो, इसीलिए घड़ी तुमको गिफ्ट में दी है। आपका बहुत बहुत थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो, हम सबका कितना ख्याल रखती हो। सोनू खुश होते हुए मुझसे बोला। हम सब ने बारी बारी सोनू को गिफ्ट दिया और साथ ही थोड़ी कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए। बातें करते करते कब रात के 1:30 बज गए हमको पता ही नहीं चला। अचानक से हमको किसी औरत की आवाज़ आई, मुझे केक नहीं खिलाओगे? हम सब ने पीछे पलट के जब देखा तो सर से पांव तक काले कपड़े पहने एक औरत वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। रात के अंधेरे में उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी अजीब सी पीली आंखें अंधेरे में किसी जानवर की आंखों जैसी चमक रही थी। एजाज ने उस औरत को टरकाते हुए थोड़ा रूखे लहजे में बोला, ए चलो यहाँ से, यहाँ लोकल पब्लिक का आना मना है, चलो जाओ यहाँ से। मैंने एजाज को बीच में ही रोकते हुए पेपर प्लेट में केक का एक पीस और कुछ चिप्स रख के उस औरत की तरफ बढ़ा दिए। ये लीजिए, इसको खा लीजिए और फिर जाइए, यहाँ सबका आना मना है। मना तो यहाँ तुम सबका आना भी है, लेकिन तुम सब आए हो ना? वो औरत थोड़ी दबी जबान में फुसफुसाते हुई बोली। एजाज थोड़ा गुस्से में बोला, ए बुढ़िया, क्या बड़बड़ा रही है तू? चल भाग यहाँ से। वो औरत बस दबी आवाज में हंसती हुई वहां से गायब हो गई। हाँ, गायब हो गई। हमको वो कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दी थी। खैर, हम सब ने थोड़ी देर के बाद सेलिब्रेशन बंद किया और वापस अपनी ड्यूटी पे चले गए। सारी रात मुझे अजीब सा महसूस होता रहा, जैसे मेरे साथ कोई है, कोई नज़र मुझे देखे जा रही है। सुबह 6 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई और मैं हॉस्पिटल के पीछे के रेसिडेंशियल कंपाउंड में अपने घर चली गई। माँ ने रोज़ की तरह मेरे लिए चाय और नाश्ता पहले से रेडी कर लिया था। मैंने हाथ मुंह धो के चेंज किया और सीधा अपने छोटे भाई विनीत के कमरे में चली गई। विनीत मेरा छोटा भाई, इसी साल उसने अपना MCA कंप्लीट किया है और जो उसका हमेशा से एक टीचर बनने का सपना रहा है, उसके लिए उसने कई सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर रखा था। मैंने जैसे ही विनीत को जगाने के लिए उसके माथे पे हाथ लगाया तो एकदम से कुछ बिजली का तेज झटका मुझे महसूस हुआ। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने विनीत को सोते से नहीं उठाया और सीधा नहाने चली गई। नहाने के बाद नाइट शिफ्ट की थकान की वजह से मैं तुरंत सोने चली गई। मैं दिन में लगभग 3 बजे उठी तो पाया कि विनीत अभी तक अपने कमरे से नहीं निकला है। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा वो सोया हुआ है। मैंने माँ को आवाज़ लगाई, माँ, माँ, इधर आना ज़रा। माँ विनीत के कमरे में आते हुए बोली, क्या है? माँ, विनीत अभी तक सोया हुआ है। कल रात भर ये सोया नहीं क्या? मैंने माँ से पूछा। कल रात ये टाइम से ही सो गया था। मैंने करीब सुबह 11 बजे उसको उठाने की कोशिश की तो मुझ पर चिल्लाने लगा और सो गया। क्यों, क्या हुआ? माँ विनीत को सोता देख फिर बोली, हे भगवान, ये लड़का अभी तक सोया हुआ है। आरती, तुम उठाओ इसको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। ये कह के माँ किचन की ओर चली गई। मैंने विनीत को जगाने के लिए उसको हिलाया। हे विनीत, उठ जा बेटा, सारा दिन निकल गया और तुम सो रहे हो। विनीत थोड़ा कुनमुना होके आंख खोलते हुए मुझसे बोला, क्या बात हो गई है, सोने दो ना मुझे। विनीत बेटा, सारा दिन निकल गया है और तुम कल रात से ही सो रहे हो। मैं बोली, मुझे नहीं पता मैं कब से सो रहा हूँ। हाँ, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, विनीत ने उठते हुए मुझसे बोला। मैंने विनीत के माथे को छूते हुए उसका बुखार चेक किया तो उसकी पूरी बॉडी दहकते हुए कोयले की तरह जल रही थी। मैंने विनीत से बोला, विनीत, तुमको तेज बुखार है, चलो मेरे साथ अभी हॉस्पिटल। विनीत अजीब सी भारी आवाज में मुझसे बोला, नहीं दीदी, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई बुखार नहीं है। ये बोल विनीत वापस चादर ओढ़ के सो गया। मैं शाम होते ही अपनी नाइट ड्यूटी करने चली गई। दूसरी सुबह जब घर आई तो माँ दरवाजे पे खड़ी थी। मुझे देखते हुए बोली, आरती, विनीत को कुछ हो गया है। कल वो अपने रूम से निकला ही नहीं और रात भर उसके रूम से अजीब सी आवाज़ें आती रहीं। कुछ करो तुम बेटा। मैंने माँ को समझाते हुए बोला कि फिक्र ना करें और सीधा विनीत के कमरे में चली गई। विनीत अपने बेड पे सामने की दीवार को देखते हुए कुछ बुदबुदाए जा रहा था। मैंने कहा, विनीत बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है?
विनीत ने एक जोर की चीख निकाली और वहीं बेड पे गिर पड़ा। उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई थी। मैंने तुरंत उसको अपनी गोदी में उठाया और अपनी पूरी ताकत लगा के हॉस्पिटल की ओर भागी। हॉस्पिटल में पहुंचते ही मैंने रोते हुए मदद के लिए आवाज़ लगाई, कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझे लगा मैंने उसको खो दिया है। हॉस्पिटल का स्टाफ भागते हुए आया। उन्होंने मुझे ऐसी बदहवास हालत में देखते ही पूछा, आरती क्या हो गया है? ये विनीत है ना? क्या हो गया है इसको? मैंने रोते हुए कहा कि बचा लो मेरे भाई को प्लीज़। विनीत को स्ट्रेचर में लिटा के सीधा आईसीयू में ले जाया गया। कुछ ही देर में बर्न यूनिट के सारे एम्प्लॉयज़ को ये बात पता चल गई और सब मेरे पास भागते हुए आ गए। हम सब आईसीयू के बाहर खामोशी से खड़े थे और मैं बस रोए जा रही थी। अजय ने मुझसे बोला, दीदी, जैसी आप हमारी दीदी हैं वैसे ही विनीत हमारा भाई। दीदी मेरी एक बात मान लीजिए, विनीत की हालत थोड़ी कंट्रोल में हो जाए तो उसको सीधा हम महेंद्रपुर बालाजी लेके जाएंगे। दीदी आपको याद है कि पिछली रात वो औरत हमको दिखी थी और गायब हो गई थी? मैंने कहा, हाँ याद है, लेकिन मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही अजय बोला, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऊपरी चक्कर है दीदी। आपने जैसा बताया कि जब से आप घर गई और विनीत को नींद से उठाते हुए आपको अजीब सा झटका लगा और उसी के बाद से ये सब शुरू हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि वो औरत एक प्रेतनी थी और आपने उसको खाने के लिए दिया था तो वो आपके साथ हो ली। हमारे गांव में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। मैंने अजय की बात से सहमति ना जताते हुए बोला, कैसी बेकार बातें कर रहे हो अजय? मेडिकल लाइन में होके भी तुम ये भूत प्रेत पे विश्वास करते हो? मैंने खुद विनीत को चेक किया था। उसका सारा शरीर बेहद गर्म था। शायद इतनी तेज़ बुखार होने की वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है। भूत वूत कुछ नहीं होता है। अजय बोला, कोई बात नहीं दीदी, आपको मेरी बात पे अभी भरोसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि विनीत जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वही आपको बता रहा हूँ। मैंने थोड़ा खींचते हुए अजय से बोला, अब बस करो अजय, मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ विनीत को लेके, और तुम? आरती? पीछे से डॉक्टर मनीष की आवाज़ आई। मैं तुरंत पीछे मुड़ी और डॉक्टर सर से पूछा, सर विनीत अब कैसा है? डॉक्टर मनीष ने कहा, फिलहाल तो उसकी हालत स्टेबल है। कुछ टेस्ट किए हैं, थोड़ी देर में रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि विनीत को क्या ट्रीटमेंट देना है। तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। टेक केयर। ये कह के डॉक्टर मनीष चले गए और मैं तुरंत आईसीयू वार्ड के अंदर चली गई। अंदर विनीत लेटा हुआ था और ईसीजी से लेके बाकी कई मशीनें उसके लगी हुई थी। मैंने धीरे से विनीत का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, विनीत बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? एकदम से विनीत ने मेरे हाथों को जोर से पकड़ लिया और आंख खोल के अजीब सी भारी आवाज में मुझसे बोला, मैं विनीत नहीं हूं आरती, मैं वो हूं जिससे तू 2 रात पहले मिली थी। मेरी जान हलक में अटक गई। अचानक से ये सब सुन और देख के मैं बुरी तरह डर गई और अपना हाथ विनीत की पकड़ से छुड़ाने लगी। तभी विनीत ने दोबारा बोला, मैं अब इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर एकदम से विनीत की आवाज़ नॉर्मल हुई और उसने मुझसे रोते हुए बोला, दीदी मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और इतना बोलते ही वो बेहोश हो गया। मैं वहीं ज़मीन पे बदहवास बैठ गई। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो भी हुआ वो था क्या। आईसीयू के बाहर मुझे बदहवास हालत में निकलते देख अजय ने मुझसे तुरंत पूछा, क्या हुआ आरती दी, आप ठीक तो हो? विनीत कैसा है अब? तुम सही कह रहे थे अजय, मैं भर्राई आवाज़ में अजय से बोली। मतलब? अजय मुझसे बोला, मतलब ये कि अजय तुम सच बोल रहे थे, विनीत को उस औरत की आत्मा ने ही पकड़ लिया है। विनीत ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और अजीब सी डरावनी आवाज़ में मुझसे सब बोला और बोला कि वो विनीत को नहीं छोड़ेगी। मुझे लग ही रहा था दी, मैंने आपसे कहा था कि ये कोई ऊपरी आत्मा का चक्कर है। अब देर ना करिए दीदी, विनीत को हम सीधा मेहंदीपुर बालाजी लेके चलते हैं। हाँ अजय ले चलते हैं, लेकिन कैसे? मैं डॉक्टर को क्या बोलूं कि विनीत को किसी आत्मा ने पकड़ के रखा है? अजय ने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं दीदी, हम आज वेट करेंगे कि विनीत थोड़ा नॉर्मल हो जाए। कल डॉक्टर से बात करके उसको डिस्चार्ज करा के घर ले जाएंगे।
और जितना मैंने अपने गांव में सुना है तो आप विनीत को उस आत्मा की कोई बात नहीं कहेंगी, नॉर्मल बिहेव करेंगी, उसके बाद कुछ करते हैं। जैसा अजय ने कहा मैंने वैसे ही किया और दूसरे दिन विनीत को डिस्चार्ज करा के घर ले आई। विनीत की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और उसको बुखार भी नहीं था, तो डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा। विनीत सारा दिन अपने रूम में शांत ही रहा, लेकिन रात भर उसके रूम से अजीब सी जानवर के गुर्राने की आवाज़ और फुसफुसाने की आवाज़ आती रही। मैंने माँ को पहले ही समझा दिया था कि विनीत की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उसे ना बात करने को बोला है, तो माँ ने भी मेरी बात मान ली। इधर अजय ने बालाजी जाने के लिए एक टैक्सी कर ली थी। मैं सुबह सुबह विनीत के पास गई और बोली, विनीत बेटा आज हम जयपुर घूमने चल रहे हैं, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं थी, घूम के आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले तो विनीत ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन मैंने अपने डर को काबू करते हुए उसको मुस्कुरा कर देखती रही। फिर कुछ देर बाद विनीत ने चलने के लिए हाँ कह दी। कुछ 30 मिनट बाद हम कानपुर से जयपुर हाईवे पे थे। हमारी कार आगरा एक्सप्रेस वे पे दौड़ती जा रही थी। आगे ड्राइवर के बगल में अजय और पीछे मैं और विनीत बैठे थे। कुछ 7 घंटे लगे हमको मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में। हमारी गाड़ी जैसे ही हाईवे से मेहंदीपुर बालाजी के लिए टर्न हुई, विनीत भारी आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ ले जा रहे हो तुम सब मुझे? छोड़ूंगी नहीं तुम सबको मैं। और विनीत ने मेरा गला पकड़ लिया। तुझसे कहा था ना कि मैं विनीत को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तू मुझे झूठ बोल के यहां ले आई है, जान से मार दूंगी तुझे। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और अजय ने पीछे का दरवाजा खोल के बड़ी मुश्किल से विनीत को काबू किया। ड्राइवर को अजय ने चिल्लाते हुए कहा, राजू भैया गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाओ और सीधा मंदिर के बाहर रोकना। राजू ने भी कार की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही मिनट में हम मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। हम सब बहुत मुश्किल से विनीत को अंदर ले गए और सीधा वहां के पंडित जी से विनती करते हुए बोला कि पंडित जी आप मेरे भाई को बचा लीजिए। पंडित जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या समस्या है? मैंने पंडित जी को सारी बातें बता दी। पंडित जी ने बहुत ही शान भरे लहजे में मुझे विनीत को उनके सामने बैठाने को बोला। पंडित जी ने तुरंत कुछ मन पड़े और विनीत के माथे को अपने हाथ से पकड़ लिया। पंडित जी ने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए विनीत को बोला, कौन है तू? विनीत उसी भारी आवाज में बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो, चले जाओ यहां से, वरना तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी ने फिर पूछा, कौन है तू? नाम बता और क्यों पकड़ रखा है इस लड़के को तूने? और इसी के साथ पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और विनीत के ऊपर भभूत छिड़क दी। भभूत के छूते ही विनीत की चीख निकल गई। उसके अंदर जो भी आत्मा थी वो चिल्लाते हुए बोली, तुम नहीं कर सकते ये सब मेरे साथ, मैं यही रहूंगी इसी के साथ। पंडित जी ने अब की बार और जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और विनीत किसी जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं छोड़ूंगी मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी। पंडित जी ने फिर से चिल्लाते हुए उससे पूछा, बता क्या लेगी तू इस मासूम को छोड़ने के लिए? मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। इस बार विनीत थोड़ा शांत हुआ। उसने उसी आवाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा, इसने मुझे खाने के लिए दिया था, मुझे एक बकरा चाहिए और कुछ मिठाई, मैं तभी यहां से जाऊंगी। पंडित जी ने और ऊंची आवाज में उससे कहा, बकरा चाहिए तुझे? नहीं मिलेगा, ये बालाजी महाराज की गद्दी है, तुझे मैं सिर्फ मिठाई दूंगा। तुझे स्वीकार है तो बता, वरना मैं तुझे खत्म कर देता हूं अभी के अभी। थोड़ी देर बाद उस आत्मा ने हार मान ली और विनीत का शरीर छोड़ दिया। विनीत समान लग रहा था, लेकिन उसका शरीर किसी 40 साल के मर्द सा लेकिन दुबला पतला हो गया था। आंखों के चारों ओर काला घेरा बन गया था उसके। पंडित जी ने शांत स्वर में बोला, अब वो आत्मा इसको नहीं परेशान करेगी। वो काल से पहले मृत्यु की शिकार हुई आत्मा थी। मैंने उसको उसके सही ठिकाने भेज दिया है। अब तुम सब बिल्कुल सुरक्षित हो। आज लगभग 25 दिन हो गए हैं।
और विनीत एकदम स्वस्थ है और उस आत्मा का कोई डर नहीं है। तो ये थी मेरी कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको मेरी कहानी, जहाँ मैं भी रूबरू हुआ था इन अनदेखी शक्तियों से। बात सन 2012 की है। मेरे बचपन के दोस्त की बहन की शादी थी। बहन की शादी हो और हम भाइयों को सुकून के 2 पल भी मिल जाएं, ये वैसा ही है जैसे गधे के सर पे सींग। तो हुआ ये था कि शादी का लॉन घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। ना जाने कितने चक्कर मुझे घर से लॉन के लगाने पड़े थे। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे जब किसी ज़रूरी सामान को लेने मैं अपने दोस्त के घर आया। मेरा दोस्त कानपुर के ग्वालटोली इलाके में रहता था। आज भी आप सब किसी त्योहार या बड़ी रात में इस इलाके में जाएंगे तो बीच चौराहे ना जाने कितने टोटके रखे रहते हैं। मुझे इन टोटकों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन जल्दबाजी में मैं अपनी कार को ड्राइव करते हुए एक चौराहे पर रखे कुछ टोटके के ऊपर से गुजर गया। कुछ 2 घंटे बाद जब शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं और सब काम ख़त्म करके मैं जब अपने घर के लिए निकला तो मेरे पूरी बॉडी में अजीब सा भारीपन और थकान थी। मैंने सोचा कि इतना काम और भाग दौड़ की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन जब मैं दूसरे दिन सो के उठा तो मुझे तेज़ बुखार और बॉडी पेन था। इतना कि मैं सारा दिन बेड पे ही पड़ा रहा। दूसरे दिन मेरे दोस्त की बहन का रिसेप्शन लखनऊ में था और यहाँ से सारी फैमिली और रिलेटिव्स को लखनऊ ले जाने के लिए कुछ टैक्सी बुक करवाई गई थी और उन्हीं के साथ मैं अपनी कार भी ले जाने वाला था। मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन कॉल आया। कहाँ गया वो तुम कल से? एक फ़ोन भी नहीं किया और ना ही घर आए। आज बिटिया का रिसेप्शन है, चलना है कि नहीं? मैंने जवाब दिया, खान मेरी तबीयत बहुत ख़राब है यार। परसों रात जब से घर आया हूँ तब से तेज़ बुखार और बॉडी में पेन है। मैं रिसेप्शन में नहीं आ पाऊँगा। अबे पगला गए हो क्या? बिटिया की शादी है, 1 घंटे में घर पहुँचो, सब वेट कर रहे हैं। मैंने उसको समझाया कि नहीं आ पाऊँगा। मेरे दोस्त ने नाराज़ होते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ 2 मिनट बाद ही मेरे दोस्त के पापा का कॉल आया। हेलो विश्वास, बेटा शोएब बता रहा था कि तुम नहीं चल रहे रिसेप्शन में, तबीयत ख़राब है तुम्हारी। बेटा तुम नहीं चलोगे तो कैसे सारे काम होंगे? तुम दोनों ही सारे काम देखते आए हो शादी का। दवाई खा लो बेटा और चल लो। तुम्हारी कार में भी 2 से 3 लोग जाएंगे। मैं अंकल को मना नहीं कर सकता था और किसी तरह बुखार की दवाई और साथ में एनर्जी ड्रिंक के 2 कैन पीकर लखनऊ चल दिया। आप मानेंगे नहीं कि मैंने जैसे ही कानपुर का गंगा पुल पार किया, कुछ 2 मिनट में ही मुझे अच्छा महसूस होने लगा और मेरी तबीयत अपने आप ही ठीक हो गई। हमने फंक्शन के बाद सारी रात एंजॉय किया। जब मैंने ये बात आके मेरे दोस्त के घर के सामने एक मौलाना साहब को बताई तो उन्होंने मुझे पहले हिदायत दी कि आइंदा किसी भी चौराहे को पार ना करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो टोटका जिसको तुम नाक के आगे गए कोई बड़ा टोटका नहीं था और नदी पार करते ही वो बला तुमसे हट गई। अब आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, क्या चौराहे पर रखे ऐसे टोटके को छूने पे कुछ बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है या ये सब एक कहानी है? खैर मैं तो मानता हूँ कि ये सब रियल में होता है। उस दिन से लेके आज तक मैं चौराहे को कभी नाकता नहीं, चाहे वहाँ कुछ रखा हो या ना रखा हो। आपको बताता चलूँ कि इन कहानियों में नाम और कुछ और सीन्स बदल दिए गए हैं। आप सबको ये कहानियाँ कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सबका साथ और प्यार की ही वजह से हमारा ये कहानियों का किस्सा यूं ही चलता रहेगा। शुभ रात्रि।